अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि आज गजा में जो आग जल रही है उसकी चिंगारियां कल पूरी दुनिया तक पहुंच सकती हैं? क्या ये सिर्फ फिलिस्तीन की कहानी है या हमारी खामोशी का अंजाम? गुज़िश्ता 3 साल में गजा में कितनी तबाही हुई, मुस्लिम दुनिया ने क्या किया और क्या नहीं किया? मुस्लिम ममालिक इसराइल से क्यों खौफजदा नजर आते हैं? पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या वो अपनी फौज फिलिस्तीन भेज सकता है? अमेरिका और इसराइल के दबाव की हकीकत क्या है? और आने वाले फैसले पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को किस तरफ ले जा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम वो सब बातें करेंगे जो आम तौर पर नहीं की जाती, वो सवाल उठाएंगे जो पूछे नहीं जाते और वो सच सामने लाएंगे जो अक्सर दब जाता है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि हर अगला मिनट पिछले से ज्यादा अहम है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हकायक, तज्जिए और आवाजें मजीद लोगों तक पहुंचें तो अभी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि सच फैले और चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ बात सिर्फ खबर या कहानी की नहीं, ज़मीर को जगाने की है। नाजरीन, आज की दुनिया में एक छोटी सी पट्टी जिसे गजा कहा जाता है पूरी आलमी सियासत का मरकज बन चुकी है। 3 साल में वहां ऐसी तबाही हुई जिसने इंसानियत को शर्मा दिया। मुस्लिम दुनिया में सवाल उठे कि कौन मुजाहमत कर रहा है और कौन खामोश है। ये भी पूछा गया कि मुस्लिम ममालिक इसराइल से क्यों डरते हैं? पाकिस्तान कहाँ खड़ा है? क्या वो अपनी फौज फलस्तीन भेज सकता है? क्या वो अमेरिका और इसराइल को जंग के मैदान में टक्कर दे सकता है? ट्रंप का गजा अमन मुसव्वदा असल में अमन है या एक नया जाल? अगर ऐसा ही कोई मुआहदा इमरान खान के दौर में होता तो रद्द अमल क्या होता? पाकिस्तान आज अमेरिका के दबाव में क्यों है? क्या पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करने जा रहा है? और आने वाले वक्त में इन फैसलों का पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा पर क्या असर पड़ सकता है? ये सब सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और जब तक इन्हें एक साथ समझा न जाए सच सामने नहीं आता। गुज़िश्ता 3 सालों में फलस्तीन, खास तौर पर गजा, अमली तौर पर खंडर में बदल चुका है। हजारों बमबारी हमले, अस्पतालों की तबाही, स्कूलों और रिहायशी इलाकों का मलबा बन जाना, लाखों लोगों का बेघर होना और खुराक, पानी और बिजली की शदीद किल्लत ने गजा को दुनिया का सबसे बड़ा खुला जेल खाना बना दिया। यहाँ जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी गई बल्कि जिंदगी की बुनियादी सहूलतों को निशाना बनाकर एक पूरी आबादी को तोड़ने की कोशिश की गई। और ये तबाही महज अस्करी नहीं बल्कि नफ्सियाती, समाजी और आने वाली नस्लों तक फैलने वाला जख्म बन चुकी है। इस दौरान मुस्लिम दुनिया का रद्द-ए-अमल यकसा नहीं रहा। कुछ ममालिक ने सख्त बयानात, सिफारती दबाव और इंसानी इमदाद तक खुद को महदूद रखा। तुर्की, कतर और चंद दीगर ममालिक ने निस्बतन मजबूत सिफारती मौक़िफ़ अपनाया, जबकि कई मुस्लिम रियासतें खामोश या मोहतात रहीं। इसकी वजह कमजोरी नहीं बल्कि वो आलमी निजाम है जिसमें इसराइल अकेला नहीं बल्कि अमेरिका और मगरिबी ताकतों की मुकम्मल अस्करी, सिफारती और माशी छतरी के नीचे खड़ा है। इसीलिए ज्यादातर मुस्लिम ममालिक इसराइल से नहीं बल्कि इस पूरे आलमी पावर ब्लॉक से टक्कर लेने से गुरेज करते हैं क्योंकि इसकी कीमत सिर्फ जंग नहीं बल्कि पाबंदियां, माशी तबाही और अंदरूनी अदम इस्तेहकाम होती है। पाकिस्तान के हवाले से सबसे ज्यादा जज्बाती सवाल ये उठता है कि वो अपनी फौज फलस्तीन क्यों नहीं भेजता। हकीकत यह है कि पाकिस्तान अगर कभी अपनी फौज फलस्तीन भेजेगा तो वो जंग के लिए नहीं बल्कि अमन के लिए होगी। पाकिस्तान का फौजी किरदार सिर्फ इसी सूरत मुमकिन है जब अक़वाम मुत्तहिदा के तहत अमन फौज तश्कील दी जाए। ऐसी सूरत में पाकिस्तानी फौज के थाम लड़ाई नहीं बल्कि जंग बंदी पर अमल दरामद, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़, इमदादी काफिलों और अस्पतालों की सिक्योरिटी और इंसानी इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाना होगा। पाकिस्तान इस तरह के अमन मिशंस में दिहाइयों का तजुर्बा रखता है मगर बगैर आलमी इजाजत के किसी जंग में कूदना ना आईनी तौर पर मुमकिन है ना अमली तौर पर। यहाँ एक और सख्त हकीकत भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान अगरचे एटमी ताकत है और इसकी फौज खित्ते में मजबूत समझी जाती है मगर अमेरिका और इसराइल जैसी ताकतों से बराह रास्त जंग लड़ना पाकिस्तान के लिए मुमकिन नहीं। ऐसी जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ी जाती बल्कि मईशत, सिफारत, बैनुल अक़वामी तन्हाई और अंदरूनी सलामती सब इसकी जद में आते हैं। इसीलिए पाकिस्तान की ताकत का असल इस्तेमाल बंदूक से ज्यादा मौक़िफ़, सिफारत और तवाज़ुन में है। इसी तनाजुर में ट्रंप का पेश करदा गजा अमन मुसव्वदा सामने आता है जिसे बज़ाहिर जंग बंदी और तामीर नौ का नाम दिया जा रहा है मगर इस पर सबसे बड़ा एतराज ये है कि इसमें फलस्तीनी खुद मुख्तारी, मुस्तकिल आज़ादी और अल-कुद्स जैसे बुनियादी मसाइल को वाज़ेह ज़मानत नहीं दी गई। खदशा ये है कि ऐसे मंसूबे गजा को मुस्तकिल तौर पर एक कंट्रोल्ड जोन में बदल देंगे जहां नाम का अमन होगा मगर असल इख्तियार कहीं और होगा, यानी तबाही रुक जाएगी मगर आज़ादी नहीं आएगी।
اگر یہی طرز کا معاہدہ عمران خان کے دور میں سامنے آتا اور وہ اس پر دستخط کرتے تو موجودہ حکومت اور اس وقت کی اپوزیشن کا رد عمل شدید ہوتا. سڑکوں پر احتجاج، غداری کے الزامات اور ریاستی بحران پیدا ہو سکتا تھا، کیونکہ پاکستان میں فلسطین کا معاملہ صرف خارجہ پالیسی نہیں بلکہ عوامی جذبات، نظریے اور شناخت سے جڑا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہر حکومت اس معاملے پر قدم پھونک پھونک کر رکھتی ہے. آج پاکستان امریکہ کے دباؤ میں اس لیے ہے کیونکہ معیشت، قرضے، IMF، تجارتی راستے اور عالمی مالیاتی نظام براہ راست مغربی اثر و رسوخ کے تحت ہیں. اس دباؤ کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے یا کرنے جا رہا ہے. ریاستی موقف اب بھی یہی ہے کہ جب تک آزاد فلسطینی ریاست قائم نہیں ہوتی، اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. مگر عالمی سیاست میں دباؤ، لچک اور خاموش سفارت ہمیشہ جاری رہتی ہے. آنے والے وقت میں اگر ایسے ہی عالمی منصوبے آگے بڑھے تو پاکستان کو ایک نازک راستہ اختیار کرنا ہوگا. ایک طرف اصولی موقف، عوامی جذبات اور اسلامی دنیا سے وابستگی، اور دوسری طرف معاشی حقیقتیں اور عالمی دباؤ. یہی وہ مقام ہے جہاں فیصلے صرف نعروں سے نہیں بلکہ حکمت، اتحاد اور طویل المدتی سوچ سے کیے جاتے ہیں. اور فلسطین کا مسئلہ دراصل پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ جب انصاف کو طاقت کے نیچے کچلا جائے تو خاموشی بھی جرم بن جاتی ہے. یہ تھی غزہ، فلسطین اور پاکستان کے ارد گرد موجود حقیقتیں جنہیں جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ خاموش رہنا بھی کبھی کبھی سب سے بڑا جرم بن جاتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور دل کو جھنجھوڑنے والی لگی ہو تو لائک ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم ایسے ہی حقائق، تجزیے اور تاریخی حقائق آپ کے لیے لاتے رہیں گے. یاد رکھیں، آگاہی ہی سب سے بڑی طاقت ہے. ملتے ہیں اگلی ایسی ہی حقیقت پر مبنی کہانی کے ساتھ. اللہ حافظ.